Fine. So see, this is one thing. Like there are three types of buffer. One is acidic, another is basic, and another one is salt. Fine. So let us start with acidic buffer. देखो, talking about acidic buffer. Acidic buffers क्या होते हैं? Basically, you have a solution of weak acid and its salt with a conjugate base. आसान शब्दों में बताएं तो जैसे तुम्हारे पास है CH3COOH प्लस CH3COONA. देखो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि बफर क्या करता है, एडजस्टमेंट्स करता है. बफर एडिशन ऑफ लेट्स से एसिड और बेस पे पीएच चेंज नहीं होने देता है. तो रिएक्शन में एडजस्टमेंट जो है वो पॉसिबल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में. तो तुम्हारे पास ये एक तरह से वीक एसिड भी है और एक तरह से ये तुम देखोगे तो ये बेसिक सॉल्ट है. इट इज काइंड ऑफ वीक बेस. तो एसिड डालोगे राइट, इसके इस सॉल्यूशन में एसिड डालोगे तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा राइट, और बेस डालोगे तो बेस जो है वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा. तो अब ऐसे समझो ना कि एकदम सिंपल सी बात बोले तो तुमने HCl डाला तो HCl क्या करेगा, इसका डिसोसिएशन ब्रेक देगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, तुमने NaOH डाला बेस तो बेस क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इसका डिसोसिएशन रोक देगा. तो इसके पास एक ड्यूअल मैकेनिज्म है. समझ में आ रही बात कि एसिड और बेस दोनों के थ्रू ये काम कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है पीएच का चेंज को. इज दैट क्लियर गाइस? इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, suppose you have acetic acid, so it will be dissociating like this, CH3CO minus plus H plus, और ये जो बेस है CO मतलब CH3CO minus, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, it will produce CH3COOH plus OH minus. Now let's say this is reaction 1 and this is reaction 2. अब लिखना है क्या? Can I scroll down? I think you are revising, so scroll कर सकते हैं. Why isn't anyone responding today? मेंस के रिजल्ट के कारण टेंशन ले लियो क्या? ऐसा तो नहीं एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ चांसेस. मेंस में भी 3-4 अटेम्प्ट दे रखे हैं आपको, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज जस्ट वन अटेम्प्ट. तो अभी तो बहुत सारे अटेम्प्ट है यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? इवन इफ द रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू इंप्रूव, सो डोंट टेक द टेंशन. और भी एग्जाम्स भर दो, जैसे बिट साइट वगैरह भर दो. देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स आल्सो, यू कैन फिल दोस फॉर्म्स आल्सो. वो तो अभी तक रिजल्ट्स कंपाइल नहीं हुआ, रात के टाइम पे रिजल्ट निकला था ना, सो बिकॉज ऑफ दैट पीपल कुड नॉट सी. तो थोड़ा टाइम लगेगा एंड यू विल बी एबल टू नो बाय द एंड ऑफ द डे. ठीक है बेटी, टेंशन मत लो यार, चलते रहता है लाइफ में, अपने को इम्प्रूव करना रहता है, बिकॉज टेंशन से कुछ होता नहीं है. रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में हमारा काम होता है, तो हम उसके ऊपर ही ध्यान देंगे ना. We can think of how we can improve. We can analyze your performance. See देखो कहाँ पे गलतियां हुई है और उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, right? Fine. So if we have to see this particular case, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा जरा आप समझते हैं. जैसे देखो ये अपने पास एक एसिड है, राइट गाइस, और ये अपने पास एक बेस है और ये कंबाइंड सिस्टम अपना बफर है. तो अब तुम इसमें H प्लस ऐड करोगे, तो H प्लस ऐड करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन 1 जो है ये जाएगा बैकवर्ड. ये सबको समझ में आ रहा है गाइस? व्हाई एम आई सेइंग सो? रिएक्शन 1 जो है बैकवर्ड जाएगा राइट, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. यहाँ पर H प्लस ऐड हो जाएगा तो ये पीछे चला जाएगा. और रिएक्शन 2 किधर जाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा H माइनस इसके साथ, तो रिएक्शन 2 जाएगा गाइस फॉरवर्ड. ये समझ में आया? यानी तुमने जब सॉल्यूशन के अंदर H प्लस डाला गाइस, समझने की कोशिश करो, जब तुमने सॉल्यूशन जो है उसके अंदर H प्लस डाला तो अपना H प्लस का प्रोडक्शन कम कर रहा है और OH माइनस का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है राइट.
So don't you think it is producing kind of let's say adjustments, resistance produce कर रहा है? Guys, is that clear? यदि आप सॉल्यूशन में H प्लस डाल रहे हैं, फाइन, यदि आप सॉल्यूशन में H प्लस डाल रहे हैं, तो अब ये क्या कर रहा है, अपना H प्लस का प्रोडक्शन बंद कर रहा है और OH माइनस का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है. सो इट इज काइंड ऑफ रेजिस्टिंग. इज दैट क्लियर? ये एक तरह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण पीएच चेंज नहीं हो पा रहा है. और इसका रीजन क्या है कि इसके पास दोनों चीजें हैं जो एडजस्ट कर सकती हैं, एक वीक एसिड भी है, एक वीक बेस भी है. तो एक ड्यूअल एडजस्टिंग मैकेनिज्म इसके अंदर है, जो कि चेंजेस को कम से कम होने देता है. ऐसा नहीं है कि पीएच बफर का चेंज नहीं होता. अब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज एग्जांपल, सब सेम तरह से थोड़ी समझते हैं, किसी को ज्यादा चमकता है, किसी को कम चमकता है, राइट? तो बफर इज समथिंग विच ऑल्सो, उसका भी पीएच चेंज होता है, बट उसके चेंजेस काफी कम होते हैं. इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं है कि पीएच चेंज ही नहीं होगा, उसके चेंजेस काफी कम होंगे. और इसकी वजह यह है कि उसके पास एक एसिड भी होता है और एक बेस भी होता है, और दोनों वीक होते हैं, तो दोनों में एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है. क्लियर है गाइस? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके. अब देखो क्या है कि और भी किस केसेस है, जैसे जो एक होता है सॉल्ट बाई एसिड, CH3CO माइनस अपॉन CH3COOH. अब ये रेशियो जो है ना, इट शुड लाई फ्रॉम 1/10 to 10 फॉर बफर फॉर्मेशन. ये सबको समझ में आ रहा है गाइज? इज दैट क्लियर? ये कैसे मैंने बताया कि 1/10 से 1 के बीच में होना चाहिए. गाइज, एनीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड. कोई नहीं बताएगा? नहीं मतलब बताओ इसका रीजन क्या है, अपन ये बात पढ़ चुके होंगे. बताओ, मतलब ऐसा क्या है, ये तो इजी चीज है ना, बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने. ओके, याद नहीं है आप लोगों को? देखो, समझने की कोशिश करो. मान लो तुम्हारा ये रेशियो 1/10 से भी छोटा है, ये रेशियो 1/10 से भी छोटा है, तो तुम नहीं बोल सकते कि CH3CO माइनस बहुत ज्यादा है और ऑब्वियसली CH3COH बहुत कम है इस केस में. तो अब जो है, ये तो सिर्फ जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, या फिर तुम बोल सकते हो यहाँ पर सिर्फ वीक बेस है, राइट? और यदि ये रेशियो 10 से बड़ा है तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर यदि ये रेशियो 10 से बड़ा है तो होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. इफ रेशियो इज ग्रेटर देन 10 तो सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा. और यदि रेशियो लेस देन 10 है, राइट गाइस, या फिर लेस देन 1/10 है, तो सिर्फ और सिर्फ एसिड डिसोसिएशन होगा. सिर्फ और सिर्फ एसिड डिसोसिएशन. ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा एवरीडी? यदि ये रेशियो बहुत ज्यादा है, राइट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही होगा, राइट? और यदि ये रेशियो बहुत कम है, फाइन, यदि ये रेशियो बहुत कम है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसिड डिसोसिएशन होगा. आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ये क्लियर हुआ? ठीक है. तो अब जब ये रेशियो 1/10 और 10 के बीच में एग्जैक्टली लाई करता है, तो उस केस में दोनों चीजें जो है एक साथ काम करेंगी, यानी कि सॉल्ट का डिसोसिएशन भी, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, आपके पास बेस भी है और एसिड भी है. और बफर एक्शन जो है वो बेस्ट कब होता है गाइस? बफर एक्शन तब बेस्ट होता है जब ये रेशियो कितना होगा, बताओ? ये रेशियो होगा 1. इज दैट क्लियर? ये बफर एक्शन बेस्ट होता है जब ये रेशियो रिक्वायर्ड जो है वो 1 होता है. गाइस, आर वी क्लियर ऑन दिस? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ये समझ में आया आपको? ठीक है. सो आई थिंक डू यू वांट टू राइट दिस? फाइन. तो अब देखो, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन किए हैं बफर का कि बफर होता क्या है, बफर में फायदा क्या है. एसिड बेस दोनों होता है, तो दोनों एक साथ मिल करके पीएच चेंज को रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं, राइट? और हमने बेसिकली स्टार्ट किया है किसके साथ? एसिडिक बफर के साथ.
अब देखो क्या है, वर्किंग भी समझ गए हम। अब हम देखते हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। देखो पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर में क्या है, जैसे तुम्हारे पास CH3COOH है प्लस CH3COON है, तो अब क्या है, लेट अस से इसको हम डिसोसिएट कराएंगे तो बनेगा CH3COO माइनस और H प्लस। अब इसमें क्या है, CH3CO माइनस प्राइमरी सॉल्ट से आएगा, क्योंकि इससे जो CH3CO माइनस आएगा, सी CH3CO minus coming from CH3COOH is very less as compared to the CH3COO minus coming from CH3COONA. Guys, are we clear on this? ये बात अपन समझ पा रहे हैं? Guys, is this point clear? The CH3CO minus coming from CH3COH is very less as compared to CH3CO minus coming from CH3CONA. अरे जैसे तुमने ये 1 मोलर लिया, तो यहाँ से कितना आएगा CH3CO माइनस? यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आएगा आपको, और यहाँ से लोगे तो इसका रूट अंडर के इंटू सी आएगा। तो यदि के 10 की पावर माइनस 6 लोगे तो ये रूट अंडर 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 3 आएगा। तो ये 10 गुना से ज्यादा होने पे हम इग्नोर कर देते हैं। आई थिंक यू गाइस अंडरस्टैंड दिस, राइट? आयनिक में 10 गुना चीज जो ज्यादा हो जाती है उसको इग्नोर कर देते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की तरह ले लेते हैं, राइट? क्लियर है, डाउट है? सो सिंस इट इज मोर देन 10 टाइम्स, सो दैट इज व्हाई वी विल इग्नोर। तो अब यहाँ पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, डायरेक्टली वी कुड बी राइटिंग दैट CH3CO माइनस इज प्राइमरीली कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट। ठीक है, इस प्रोसेस में इसका Ka तो चेंज होगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंटू H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब यदि इसको आप इस तरह से लिखोगे माइनस लॉग Ka, तो ये आएगा माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग सॉल्ट वो लिख सकते हैं कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, तो ये आ जाएगा pKa, ये आएगा pH, सॉरी, और ये आएगा माइनस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो pH आएगा आपका pKa प्लस लॉग सॉल्ट बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। क्लियर है एवरीबॉडी? गाइस, इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तुम कुछ रेंज निकालने की कोशिश करोगे, तो पीएच रेंज क्या आएगा एसिडिक बफर की, यदि अपन बात करें तो पीएच रेंज जो है, लेट्स से जब रिक्वायर्ड रेशियो यानी कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड इफ इट इज 1/10, तो यहाँ पे पीएच आएगा आपका pKa -1, राइट? एंड इफ द रेशियो कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड इज एग्जैक्टली 10, तो उस केस में आएगा पीएच आपका pKa +1। सो गाइस, रेंज अपना आ जाता है pKa -1 से pKa +1। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में pKa 4 दिया है और आप बफर निकालना, Cb का मतलब सॉल्ट ही हो गया ना, जैसे CH3COO माइनस गाइस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COOH। ठीक है, अथर्व, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो pK यदि आपका 4 है तो इसका pH का रेंज होगा 3 to 5। तो यदि आपके पास एक बफर बना हुआ है जिसमें आपने pK 4 कैलकुलेट किया है, तो आपके बफर की रेंज 3 से 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, रिटन एवरीवन? फाइन।
तो अब ये तो बेसिक चीजें होंगी। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है वो, कि जैसे आपके पास एक वीक एसिड है और ये यदि एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं क्या, इन टर्म्स ऑफ Ka ऑफ एसिटिक एसिड एंड Kw ऑफ वाटर। सॉरी guys, can we do this? Can we calculate the equilibrium constant for the reaction in terms of Ka of acetic acid and equilibrium constant of water? Guys, can you do that? There is a reason why I am saying so. देखो इसमें क्या है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, Na प्लस का तो कोई रोल है नहीं इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली गाइज इफ यू हैव टू लुक एट दिस रिएक्शन, राइट, तो यहाँ पर OH माइनस के साथ ये रिएक्ट करके CH3COO माइनस बना रहा है और H2O बना रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, CH3CO इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो it will become something like this, it will become something like this। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा गाइस, this is Ka upon Kw, right? In this case everybody we can see the equilibrium constant, required equilibrium constant will become Ka upon Kw, fine। तो अब माय डियर ये बात अपन समझ चुके हैं कि K by Kw आएगा and this is let's say 10 to the power -6 and Kw is 10 to the power -4। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 8 के जैसा कुछ वैल्यू आता है। Is that clear? This equilibrium constant comes out to be something like 10 raised to the power of 8। अब ये 10 की पावर 8 आ रहा है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करेगा और रिएक्टेंट काफी कम एग्जिस्ट करेगा। मतलब जब भी हमारे एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है, इसमें कोई एक स्ट्रॉन्ग हो ना, तो रिएक्शन इरिवर्सिबल टाइप मानी जाती है। इज दैट क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइस एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट ट्रीटेड लाइक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये अपन एक रिजल्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट अस राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट दैट जब तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा या फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है, डाउट है? क्लियर है ना? ओके, तो अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। देखो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ solution obtained by mixing 1 molar 1 liter NaOH and 1 molar 2 liter CH3COOH solution। ठीक है, pKa जो है CH3COOH का इट इज 4.74। ठीक है रेडी?
हाँ, आंसर इज पीके। वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? और किसी का आंसर आया? देखो यहाँ पे बहुत आसान है, तुम्हारे पास बेसिकली देखो तो CH3COOH जो है वो कितना है, 2 मोल है। Na क्योंकि 2 into 1 आ रहा है, राइट। और आपके पास NaOH कितना है, 1 मोल है। तो रिएक्शन बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O, राइट। नाउ यहाँ पे देखोगे आप तो ये 1 मोल होगा, ये 0, ये 1 और ये 1 होगा, राइट। तो अब यदि अपन पीएच निकालते हैं तो इट विल बी pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, जो कि आएगा pKa। log 1 is 0। तो ये तो आसान था। तो इस स्टेज को बोलते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज आधा जो तुम्हारा एसिड था उसमें से एक, दो में से एक रिएक्ट कर गया, यानी आधे मोल्स न्यूट्रलाइज हो गए। सो वी गाइस विल बी कॉलिंग इट हाफ न्यूट्रलाइजेशन। इज दैट क्लियर? फाइन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बफर के। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बफर के, सबसे पहले क्या है, सी सबसे पहले एक चीज बताओ, पीएच जो होता है बफर का, pH of buffer remains unaffected upon dilution। ये समझ में आ रहा है सबको? डाइल्यूट करोगे तो बफर का pH चेंज होगा क्या? Guys, is that clear? If you dilute, then will the pH of buffer solution change or not? Guys, please respond in the chat box. ये बात समझ में आ रही है? यदि अपन डाइल्यूट कर देते हैं तो क्या pH चेंज होगा? नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं चेंज होगा? देखो तुम्हारे पास ये रिलेशन है, तुमने एसिटिक एसिड लिया है, लेट से 1 मोलर 1 लीटर, और साथ में ये ले लिया है 1 मोलर 1 लीटर। अब तुम पानी डालते हो गाइस, जरा ध्यान से सुनना, तुमने पानी सपोज 9 लीटर डाल दिया तो ये 1/10 मोलर हो जाएगा, 10 लीटर। और ये भी आपका हो जाएगा 1/10 मोलर 10 लीटर, राइट। ये 1/10 मोलर 10 लीटर है, ये भी 1/10 मोलर 10 लीटर है। तो उस केस में पीएच क्या आएगा, pKa प्लस सॉल्ट जो 1/10 है अपॉन 1/10, सो इट इज अगेन pKa, राइट। तो अब देखो होता क्या है ना, ये रेशियो है ना यहाँ पे सॉल्ट बाई एसिड का, वो कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। इज दैट क्लियर? यदि तुम पानी डालोगे या फिर पानी निकाल भी लो, इन दैट केस जो सॉल्ट और एसिड है दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर तरीके से चेंज हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली इसलिए पीएच जो है वो चेंज नहीं होता। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्वियसली हम जो है बफर का पीएच चेंज नहीं कर सकते। एक ही तरीका होता है बफर का पीएच, मतलब डाइल्यूट करके तो नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो हो जाएगा चेंज, ठीक है। फाइन। अच्छा, ये जो इक्वेशन लगाया है हमने, pH is pKa plus log salt by acid, ये क्या हर जगह वैलिड होगा या इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं? गाइस, इज इट वैलिड एवरीवेयर? देखो अब जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इज वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशंस, ये कुछ सर्टेन कंडीशंस पे वैलिड है। This relation is valid under certain conditions. Let us just try and understand those conditions first. See, जैसे वो conditions क्या है? Let us see this. See, guys, let's say आपके पास है CCl3COOH 1 मोलर, ठीक है, 1 लीटर, प्लस CCl3COONA,
दिस इज अगेन गाइस 1 मोलर 1 लीटर। अब क्या किया गया है, आपका Ka दे दिया गया है इसका 10⁻⁻1, ठीक है। अब जरा बताओ क्या ये वाला अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे वैलिड होगा? यहाँ पे ये डिसोसिएट होता है CO माइनस प्लस H प्लस में, तो इसका लेट से कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 1 और ये कुछ नहीं, तो ये 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स और ये x होगा। यहाँ पे x इज नॉट लेट से वेरी लेस एज कंपेयर टू 1। ये समझ में आया? ये 10⁻⁻1 है इसका k। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है जो यहाँ से आ रहा है CaCl3CO माइनस, वो 1 से छोटा नहीं है गाइस। सो दैट इज व्हाई हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 प्लस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो यहाँ पर ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? गाइस इज दैट क्लियर? ये अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे हमने डिराइव किया था ना कि ये जो सॉल्ट CaCl3CO माइनस का आयन का कंसंट्रेशन है, इट बेसिकली कम्स आउट फ्रॉम द सॉल्ट, बट यहाँ पे इट विल प्रूव रॉन्ग। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, जो इसका Ka है x into x plus 1 upon 1 minus x. We will equate it with 10⁻⁻1 and solve for x to calculate the pH. Guys, this is an important thing. आपको ये बात शायद समझ में आई होगी, right? Guys, please respond in the chat box. Is that clear? Okay, fine. So, can we proceed? Please respond. Can we proceed now? Or do you want to write this? ठीक है। ओके, अब देखो मल्टीपल स्टेज बफर्स भी हो सकते हैं, मतलब बार बार बफर बनेगा। मल्टीपल स्टेज बफर्स, जैसे एक टाइट्रेशन कराते हैं, जैसे तुम्हारे पास H3PO4 है, let's say guys you have H3PO4 which is let's say 1 molar and 1 liter. अब अपन क्या करने वाले हैं इसमें, इसमें अपन NaOH डालेंगे ड्रॉप वाइज which is again 1 molar. वॉल्यूम हम वेरी करते रहेंगे, विल कीप ऑन एडिंग, राइट। तो अब करेंगे क्या, लेट अस सी दिस। H3PO4 में अपन NaOH डालते हैं, तो अब ये रिएक्शन स्टेजेस में होगा। जैसे सबसे पहले बनेगा NaH2PO4 प्लस वाटर, राइट। तो अब जरा समझना, इसको बोलते हैं बिफोर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के मतलब पहला इक्विवेलेंस पॉइंट है उसके पहले, राइट। तो सॉल्यूशन तुम्हें नहीं लगता एक एसिड होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, तो ये होगा बफर। गाइस इज दैट क्लियर? पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले the solution will behave like buffer in which pH can be written as pKa1 plus log of this salt H2PO4 minus upon H3PO4. Guys clear है या नहीं? Before the first equivalence point, the solution will be buffer. Clear? Okay. तो अभी यहाँ पे add first equivalence point क्या होगा guys? Add first equivalence point क्या होगा guys? First equivalence point पे क्या होगा? First equivalence point पे you will be getting NaH2PO4 which is an amphiprotic salt. तो इसका pH होगा pKa1 plus pKa2 upon 2. क्लियर है ना ये? ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या है, फिर से NaH2PO4, इसमें अभी भी 2 H प्लस बचे हुए हैं, ये NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है and guys it can form Na2HPO4 plus H2, ठीक है। it will form Na2HPO4 plus H2. अभी we can say before second equivalence point, second equivalence point के पहले solution is it again a buffer?
गाइस इज इट अगेन अ बफर सॉल्यूशन? प्लीज रिस्पॉन्ड। ये फिर से बफर है? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। इज इट अगेन अ बफर? व्हाट डू यू सजेस्ट? क्या लगता है तुम्हें? Obviously it is again a buffer, so we can write pKa2 plus obviously इस बार salt ये है, so we can be writing HPO4 2 minus and then we can write H2PO4 minus. Fine. तो इस केस में at second equivalence point क्या बनेगा बताओ? At second equivalence point अपने पास क्या बनेगा? We will be getting NaH2PO4 salt, so it will be obtained. तो अब देखो क्या है, H2PO4 this is again amphiprotic salt, तो इस बार इसका pH guys it will be pKa1, sorry guys, it will be pKa2 plus pKa3/2. Is that clear now? It will be pKa2 plus pKa3/2. Clear? Okay. अब देखिए क्या है, NaH2PO4 अगेन इसके पास अभी भी एक H प्लस है, so it can again react with NaOH और ये बनाएगा Na3PO4 plus water. So before, I'm talking about before third equivalence point, guys, we can say that before third equivalence point, third equivalence point के पहले pH again is pKa3 plus log salt by acid. In this case, your salt will be PO4 3 minus and acid is HPO4 2 minus. Fine. Is that clear or not? ठीक है. Now add third equivalence point. यहाँ पे यदि हम third equivalence point की बात करेंगे तो third equivalence point पे क्या होगा, तुम्हारे पास PO4 3 minus है सिर्फ, तो इसका होगा हाइड्रोलिसिस. Is that clear? और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से इसका pH आएगा 7 plus 1/2 pKa3 plus log C. ठीक है गाइस, इज दैट क्लियर? तो अभी थोड़ा लॉग आउट होगा, फिर से लॉग इन करना है ना, प्लीज लॉग इन अगेन. तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, सो यू वांट टू राइट दिस? डू यू वांट टू राइट दिस और नॉट? ओके फाइन. तो इस तरह से देखिए कितने बार बफर बना, 3 बार बफर बना. एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स कितने बने? 2 बार. और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो पॉलीवेलेंट आयन का हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है? वो 1 बार हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं. एक और चीज हमें लास्ट में ध्यान देना है क्या, कि जो कॉन्सेंट्रेशन PO4 3 माइनस का होगा ना, वो वॉल्यूम ऑफ NaOH टोटल, जैसे मान लो तुमने यहाँ पर देखोगे तो PO4 3